Okay, so hello bachon, this is Abhishek sir from Moody Commerce Academy, and here we again with another marvel solution video, that is statistics paper solution हमारा जो चालू किया था हमने, उसमें पेपर that is day 1 का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। ठीक है, आज शाम को आपको मिला होगा वीडियो। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम ये हो गया था ना कि पेपर 1 और 2 दोनों का वीडियो अपलोड करना था, लेकिन प्रॉब्लम इस कि सिर्फ एक पेपर का ही 35 मिनट का वीडियो बन गया था, है ना। मैंने टारगेट लेके चला था कि अराउंड 48-50 मिनट या 55 मिनट तक का, है ना, 1 घंटे से कम में हो जाए, लेकिन 35 मिनट हो गया तो मतलब समझिए 70 मिनट चला जाता, है ना। तो इसलिए मैंने प्लान किया कि चलिए पेपर 2-3 इसमें कवर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना सीखना बहुत जरूरी है, तो मैं जल्दीबाजी में नहीं खींचना चाहता चीजों को, है ना। सेक्शन सी को मैं आपको चाहता हूं कि पूरी अच्छी तरीके से कवर करवा के दूं, और सब लोग डेट मार्क कर लीजिएगा 8 जनवरी। आपका स्टैटिस्टिक जो भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, उसके बेस पे आपका सेक्शन सी का लाइव टेस्ट होगा। टाइम विल बी 10:30 to 11:30, और मे बी ये थोड़ा लेट हो सकता है, 12 भी बज सकता है, या 11:45 तक चलेगा। ठीक है, टाइम मार्क करके रखिएगा। 8 जनवरी को 10:30 बजे आप लाइव में टेस्ट देने जरूर आएंगे, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो टेस्ट में आने की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन के टाइम पे आंसर नंबर 31, ये मैं पहले इसलिए लिख दिया था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पार्ट 1 के वीडियो में। जिन्होंने पार्ट 1 का वीडियो, डे 1 वीडियो स्टैटिस्टिक का नहीं कंप्लीट किया ना, पहले वो कंप्लीट करके आना, तो आप लोग मुझे परेशान कर दोगे, ये वैल्यू कैसा है, वो वैल्यू। रियल वेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज मंथली वेज, एवरेज मंथली वेज डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू में 100। ठीक है, एक ईयर का निकाल के दे दे रहा हूं आपको, 2015 का कुछ इस तरीके से। एवरेज मंथली वेज इतना है, डिवाइड बाय 120 इंटू 100, जो भी आंसर आएगा आपका वो उस तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन करना है, वो कि मैं ऑलरेडी जो डे 1 का वीडियो था उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, आंसर नंबर 31 को आप ये फॉर्मूले के थ्रू रियल वेज निकालोगे, है ना। अब बढ़ेंगे आंसर नंबर 32 की तरफ। क्या क्वेश्चन गिवन है, पढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ये क्वेश्चन आपको आता है, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 120, देन हमको गिवन है एस एक्स इज इक्वल टू 12 एंड एस वाई इज इक्वल टू 15, बराबर। एंड फाइंड करने बोला हमको आर, है ना। तो आर फाइंड करने बोला, या हम आसानी से कर सकते हैं। आर का फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, है ना। कल भी डे 1 के भी वीडियो में हम डिस्कस किए। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे हमको टाइम नहीं देना चाहिए फाजिल, वहां पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, लिखेंगे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 120 अपॉन 12 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा? 120 डिवाइड बाई 180, बराबर। 4 3 12, 6 3 18, 2 अपॉन 3। ये आपका कुछ इस तरीके का आंसर आएगा। डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए भाई, आंसर नंबर 32 देख लीजिए आप। 32 पे हमने इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। 2/3 और 0.67 आंसर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो। मिटा रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं। आंसर नंबर 33 पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट आएंगे, और डे 1 नहीं कंप्लीट किया तो भाई वीडियो छोड़ो, टाइम पास करने मत बैठो, है ना। वहां पे मैं बेसिक्स डिस्कस कर चुका हूं, तो वैसे क्वेश्चन में टाइम जाता है, फिर वीडियो लंबा हो जाता है, देन मेरे को तकलीफ हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा है भाई? इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इज इक्वल टू 11.5 प्लस 0.65x एंड y बार का वैल्यू दिया है
18, तो बताइए कि x बार का वैल्यू क्या होगा। y बार का वैल्यू दिया है 18, तो पूछ रहा है कि भाई x बार का वैल्यू क्या होगा। हमारे को ये सारी चीजें देखिए, क्वेश्चन आसान है भाई, क्वेश्चन आसान है, दिखने में टफ दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में है नहीं। ये हमको रिग्रेशन लाइन दे दिया है ना, y कैप का वैल्यू गिवन है, देन y बार का वैल्यू दिया एंड बोला कि x बार का वैल्यू निकालो। हम कैसे निकालेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब भी ये रिग्रेशन लाइन बनता है ना, इस तरीके से जो वैल्यू आया है हमारा, तो ये जो y कैप है, y कैप जो है वो हमारा y बार के इक्वल होता है। क्लियर है, y कैप क्या बनेगा हमारा, y बार, ठीक है। और ये जो x दिख रहा है, ये जो x दिख रहा है वो हमारे लिए क्या वैल्यू कंसिडर कराता है, x बार। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं जरा ये वैल्यू के हिसाब से। अगर मैं x का वैल्यू लेकर आ जाऊं, मतलब x बार का वैल्यू आ जाएगा हमारा, है ना। तो देखिए यही क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, y कैप इज इक्वल टू 11.5 प्लस 0.65x। ऐसा भी हो सकता था कि x बार का वैल्यू दे देता, पूछता y बार का वैल्यू, और हम पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो कभी पढ़े नहीं। y कैप ही हमारा y बार है, गंगाधर ही शक्तिमान है, और x ही x बार है, बराबर। चलिए तो मतलब समझ लीजिए y बार का वैल्यू गिवन, मतलब 18 इज इक्वल टू 11.5 प्लस 0.65x, बराबर। इसको इस साइड वैल्यू लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 6.5 इज इक्वल टू 0.65x। x को एक साइड रहने देंगे, यहां क्या हो जाएगा, 6.5 अपॉन 0.65 इज इक्वल टू x। बताइए x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 10। तो x का वैल्यू 10, मतलब x बार का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि ये जो हमारा लाइन था उसके अंदर ये y बार को डिनोट करता है और ये x बार को डिनोट करता है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू 10। हमारा x बार का वैल्यू कितना आ गया भाई, 10 आ गया। ये था हमारा आंसर नंबर 33। बढ़ते हैं 34 की तरफ। देखो आंसर नंबर 34 को देखो, और कुछ याद आ रहा है क्या आपको। डे 1 के वीडियो को जब मैं सॉल्व कराया था तो आपको ग्राफिकल मेथड का लिमिटेशन आया था, तभी मैंने बोल दिया था कि मूविंग एवरेज के भी मेरिट डिमेरिट याद कर लेना और ग्राफिकल मेथड का भी मेरिट डिमेरिट याद कर लेना, है ना। देखो भाई इसके क्या क्या एडवांटेज है मूविंग एवरेज के। मूविंग एवरेज का मेथड तो आपने किया ही होगा, है ना, वो तो सबका फेवरेट वाला मेथड है, 3 ईयरली 4 ईयरली 5 ईयरली, मजा आ जाता है करने में, है ना। देखिए क्या लिखा, द कैलकुलेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड। इसका जो कैलकुलेशन है उसको इजीली समझा जा सकता है। दूसरा, द ट्रेंड ऑफ द सीरीज। ये चैप्टर का मेन मकसद ही हमारा क्या होता है, ट्रेंड फाइंड करना, है ना, ट्रेंड पता करना। उसके लिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, लिस्ट स्क्वायर मेथड है, देन मूविंग एवरेज मेथड है। तो ये जो मेथड है ना मूविंग एवरेज, इसके थ्रू हम आसानी से ट्रेंड निकाल पाते हैं। देखो द ट्रेंड ऑफ द सीरीज कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड थ्रू मूविंग एवरेज, है ना। थर्ड इज इट इज कंपैरेटिवली सिंपल देन एनी अदर मेथड। दूसरे और भी जो मेथड है ना, जैसे ग्राफिकल मेथड हो गया, लिस्ट स्क्वायर मेथड हो गया, वो सब के मुकाबले में ये बहुत सिंपल टाइप में है, ठीक है, ये आसानी से किया जा सकता है सॉल्यूशन। ओके, नोट्स बनाइए, आगे बढ़ेंगे। चलिए सर बढ़ेंगे आगे। आंसर नंबर 35, जिसके अंदर पूछा गया है कि फेवरेबल आउटकम क्या होता है एंड यूनियन ऑफ इवेंट क्या होता है ना। अगर आप मेरे प्रोबेबिलिटी का वीडियो कंप्लीट किए होंगे ना, पूरा उसमें प्लेलिस्ट मैंने बनाया था, तो उसमें थियरी में मैंने करवाया था, बट अगर नहीं किए, अभी मार्वल सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है कि मैं क्या चाहता हूं। जैसे एक मैं वो कोइन टॉस करता हूं, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं, मेरा क्या इच्छा है, मेरा क्या डिजायर आने का, तो मैं बोलूंगा मेरे हेड आने का चांस। तो बोलेंगे भाई हेड आने का चांस बोला ना, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, फेवरेबल आउटकम। जैसे फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होता है, इज द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मैं जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसमें से जो डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं, जो मैं चाह रहा हूं आने का चांस, तो वो चीज क्या कहलाता है, फेवरेबल आउटकम्स। लेट्स एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ यू रोल अ डाइस, अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं एंड वांट टू गेट एन इवन नंबर, और मैं क्या चाहता हूं कि भाई ये डाइस थ्रो करूं ना, तो या तो इसमें क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, देन मेरा फेवरेबल आउटकम क्या कहलाएगा इस चीज में, 2 4 6। बात समझ में आ रहा है। ओके, तो ये था मेरा फेवरेबल आउटकम, जिसका मतलब होता है कि मेरे को जो एक्सपेरिमेंट से डिजायर्ड रिजल्ट होता है, जो मैं चाहता हूं, जो मेरा इच्छा है, वैसे टाइप की चीजों को हम क्या बोल देते हैं, फेवरेबल, मेरे फेवर में आना चाहिए, है ना। ओके, आगे बढ़ेंगे। सर यूनियन ऑफ इवेंट क्या होता है। यूनियन का मतलब तो आपको पता है, सारी चीजें,
है ना, बस जो चीजें रिपीट होती है उसको एक बार लिखना रहता है ना। देख लेते हैं, सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस। किसी भी चीज का मतलब एक सैंपल स्पेस है जिसके अंदर दो वैल्यू दिया है, ए की वैल्यूज गिवन है एंड बी के वैल्यूज गिवन है, ठीक है। ओके, द इवेंट वेयर ए अकर्स, ऐसा जगह जहां ए है, सिर्फ ए है, ठीक है, और बी अकर्स, जहां बी है, और बोथ ए एंड बी अकर्स। अच्छा, ये बोथ ए एंड बी अकर्स क्या होता है सर? यहां बहुत कंफ्यूजन होता है। ए यूनियन बी मतलब ये तो समझ में आया हमको कि ए और बी दोनों रहेगा, है ना। तो देखिए क्या है, अगर मैं ये एग्जांपल लूं 1 2 3 4 5, तो ये क्या बोलना चाह रहा है सुनो, वेयर ए अकर्स मतलब सिर्फ ए है, सिर्फ बी है, और वेयर बोथ अकर्स, देखिए 3 जो दिख रहा है दोनों में दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो 3 को एक बार लेते हैं हम, है ना। तो ऐसा वेयर ए अकर्स और बी अकर्स और बोथ ए एंड बी अकर्स, जहां पे ए और बी दोनों है, इज कॉल्ड यूनियन ऑफ इवेंट, और आप बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। आई होप कि क्लियर है, इसका नोट्स बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन अलग अलग 2 मार्क का आएगा। बढ़ेंगे आगे। ओके, सो बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है उसमें बोला है फाइंड पैरामीटर्स ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मीन इज इक्वल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आ गया, मीन दिया है हमको 4 और वेरिएंस हमको गिवन है 2। ध्यान दीजिएगा, एकदम कॉन्सेप्चुअल होकर रहिएगा, है ना। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अगर याद होगा तो मीन को हम किससे डिनोट करते थे, याद है आपको? NP, बराबर। मीन इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू 4। वेरिएंस को हम किससे डिनोट करते थे? NPQ, है ना, और इसका वैल्यू क्या दिया है? 2। हमको ये दो वैल्यूज गिवन है। पिछले पेपर में जो हमने सॉल्व किया था उसमें बोला था कि n का वैल्यू निकालो, उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि q कैसे निकलेगा, p कैसे निकलेगा, n कैसे निकलेगा, सारी चीजें आपसे क्लियर किया था, है ना। चलिए इसमें क्या पूछा है देख लेते हैं। क्या बोला? फाइंड पैरामीटर्स ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर क्या होता है सर? पैरामीटर साइड में लिख देता हूं, 1 सेंटेंस में भी पूछा जा सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है। पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो पैरामीटर्स दो चीज होते हैं, एक होता है n, दूसरा होता है p। ये दोनों को पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। अगर 1 सेंटेंस या एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपके दिमाग में रहना चाहिए n एंड p आर द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिलहाल आते हैं ये क्वेश्चन पे, वो चीज मैं इसलिए बता देता हूं कि एमसीक्यू 1 सेंटेंस में है तो दिमाग में फिट है भाई, टेंशन नहीं लेने का, है ना, टेंशन की बात ही नहीं है। यहां पे आते हैं, पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था, Q इज इक्वल टू 2 अपॉन वेरिएंस अपॉन मीन। छोड़ो ना, इतना झंझट नहीं करते हैं, जैसे कराया था उसी तरीके से करते हैं। लिखता हूं मैं, वेरिएंस अपॉन मीन, दैट मीन्स NPQ अपॉन NP इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। बताइए, NP से NP कैंसिल, तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 2 अपॉन 4 बोले तो 0.5 आ जाएगा, बराबर है। ओके, एक और स्टेप बताया था, P प्लस Q हमेशा क्या होता है? 1। दोनों में से कोई एक भी वैल्यू आ गया ना, अगर Q का वैल्यू आया तो P का पता कर सकते हो, P का वैल्यू आया तो Q का पता कर सकते हो। एक का भी वैल्यू पता चल गया तो टेंशन नहीं। तो मेरे को Q का वैल्यू पता चल गया, तो बताइए Q का वैल्यू रख के मैं P का भी वैल्यू निकाल सकता हूं। मेरे को पूछा है ना, देखिए ना, P का वैल्यू पूछा है मेरे से, है ना। ओके, बढ़ते हैं आगे सर। P प्लस 0.5 is equal to 1, then P is equal to 1 minus 0.5, तो P का वैल्यू क्या आ गया सर हमारा? 0.5। देखिए भाई, यहां तक मैच कीजिए, यहां तक क्लियर है आप लोग का? यहां तक क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। n का वैल्यू चाहिए ना हमको, n का वैल्यू चाहिए। चलिए इसमें या इसमें किसी एक में मैं पुट कर देता हूं, लिख देता हूं NP इज इक्वल टू 4 था ना, NP इज इक्वल टू 4 था, P का वैल्यू इसमें लाके पुट कर देता, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, है ना। तो N और ये हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है? 0.5 इज इक्वल टू 4, तो N इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 0.5, आंसर आ जाएगा 8। डिवाइड कर लीजिएगा, 4 डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। मार्क कर लीजिए, ये था हमारा आंसर नंबर
36। बढ़ेंगे 37 की तरफ। चलिए पढ़ते हैं 37 का क्वेश्चन। लिखा है इफ n k1 0.5 ऐसा क्वेश्चन दिया है इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, 19.5 k2 बराबर। देन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k1, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है और k2 का वैल्यू फाइंड करने बोला है ना। चलिए तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन में ही हमारा 50% आंसर्स होते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो, है ना। हर क्वेश्चन हमको कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। ओके चलिए ये बताइए कि ये कौन सा फॉर्म में आपको दिख रहा है? नेबरहुड फॉर्म में, है ना। लिमिट चैप्टर पढ़े हैं? लिमिट चैप्टर नहीं पढ़े? नहीं पढ़े तो जाइए ना, सर्च कीजिए ना, लिमिट विद अभिषेक सर सर्च कीजिए, आएगा। लिमिट विद अभिषेक सर सर्च कीजिए, आ जाएगा। आप पूरा वहां से प्लेलिस्ट उठा लो, चैप्टर ही पूरा उड़ जाएगा, है ना। 7-8 वीडियो है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना। तो नेबरहुड का फॉर्मेट कैसा होता है? एन ए कॉमा स्टैंडर्ड डेविएशन। बताइए भाई मेरे को यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू मिल गया कि नहीं? 0.5। ए के जगह पे केवल लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे 0.5 लिखा है ना, मिल गया ना मेरे को वैल्यू। दूसरा ये देखिए, ये जो फॉर्मेट होता है इसको बोलते हैं हम इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म कैसा रहता है? ऐसा, a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा। तो a माइनस डेल्टा का वैल्यू है मेरे पास 19.5, तो जो जो वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं उसको लिख लेता हूं। a माइनस डेल्टा का वैल्यू दिया हमको 19.5, बस ये दो वैल्यू मुझे मिला। अब क्या करेंगे सर? ये तो हो गया कि वैल्यू लिख दिया हमने। अब करेंगे कुछ ऐसा कि डेल्टा का वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ए का वैल्यू आ जाएगा। नहीं समझे? a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 19.5 है, ये दोनों में से कोई एक वैल्यू मिल गया तो दूसरा वैल्यू मिल जाएगा ना। दिया तो है डेल्टा का वैल्यू, तो क्या मैं इसको अब सॉल्व कर लूं? लिखो a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 95, तो a माइनस 0.5 इज इक्वल टू 19.5, तो a इज इक्वल टू 19.5 प्लस 0.5 दैट इज 20। a का वैल्यू 20 आ गया। और जब हमको a और डेल्टा ये दो वैल्यू मिल जाता है ना, तो अब मुझसे कुछ भी पूछो मैं बता सकता हूं। देखिए पहले तो हमसे क्या पूछा था कि बताइए सर कि k1 का वैल्यू क्या होगा, फिर पूछा मुझसे कि k2 का वैल्यू क्या होगा। बराबर, आते हैं k1 इज इक्वल टू a के जगह पे है ना k1 इज इक्वल टू a, और a का वैल्यू हमारा कितना निकला है? 20। मतलब k1 का वैल्यू हमारा क्या रहेगा? 20। शुरू करते हैं k2 इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा। k2 इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा, यहां पे a प्लस डेल्टा ही तो रहता है ना, तो a प्लस डेल्टा, a का वैल्यू है 20 और डेल्टा का वैल्यू था हमारे पास 0.5, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 20.5। ये देखिए 37 वाला आंसर। नहीं समझ में आया फिर से शुरू करो, वीडियो फिर से शुरू करो, पीछे जाओ, वापस शुरू करो। चलिए दो क्वेश्चन और है, 5 मिनट में हम करने का कोशिश करते हैं। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड वैल्यू गिवन है x का पावर 5 माइनस 32, x का पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे उनके दिमाग में तो क्वेश्चन देखते ही फिट हो गया होगा कि करना क्या है। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपॉन x माइनस 2, है ना। ये क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि आपको इसके साथ क्या करना है। x का पावर 5 हो गया माइनस ये 32 जो है वो 2 का पावर 5। सर कैसे पता चलेगा कि ये 2 का पावर 5 है? क्यों? नीचे देख लेने का, नीचे वाले पे ध्यान देने का आपको क्लियर कर देगा कि ये किसका पावर 5 है ना। इसको देख के पावर बना लिया, इसको देख के ये बना लिया, है ना। ये एक फॉर्मेट आता है, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, ये फॉर्मेट आता है। अगर ये फॉर्मेट में हो रहा है हमारी चीजें तो हमारा आंसर बनता है na n माइनस 1। इस तरीके से हमारा आंसर बनता है। देखिए हमारे को क्वेश्चन इस तरीके से दिया था, लेकिन इसी क्वेश्चन को हमने ये फॉर्मेट में प्लॉट कर दिया। देखिए x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, बराबर है। ओके शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? n के जगह पे कौन है? 5, a के जगह पे कौन है? 2, 5 माइनस 1, दैट मीन्स 5 2 का पावर 4,
5 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, आंसर हो जाएगा हमारा 80। सर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, कैसे ये कोई कैसे आ गया, तो आप करेंगे क्या, लिमिट विद अभिषेक सर सर्च करेंगे, जो सबसे लास्ट का 2 वीडियो है वो 2 वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। लिमिट के कॉन्सेप्ट के ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने उसमें समझा रखा है, वहां पे जाके आप क्लियर कर सकते हैं अगर एकदम डिटेल में चाहिए तो। ठीक है, बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, फाइंड, ये फाइंड करने बोला है ना, फाइंड f ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट 0, इसको हमको सॉल्व करना है ना, f ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट 0 बराबर। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन का क्वेश्चन गिवन है कुछ इस तरीके से, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 4x का क्यूब देन प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मैंने आपको डेरिवेटिव निकालना सिखाया है, डेरिवेटिव दैट इज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं ना, जैसे f ऑफ x दिया है, मेरे को कहां तक जाना है, डबल कॉम्प्लीमेंट तक जाना है, फिर लास्ट में फंक्शन x के जगह पे मुझे क्या रख देना है, 0, है ना, यही फाइंड करने बोला है ना। तो पहले तो इसको डबल कॉम्प्लीमेंट तक लेके जाते हैं, लेके चलते हैं। पहले f ऑफ x कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, पहले सिंगल कॉम्प्लीमेंट, फिर इसके बाद एक और स्टेप जाएंगे तो डबल कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट आप डबल कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। करते हैं, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन 4x क्यूब, पहले वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे निकालेंगे हम, माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर, इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ये x का जो वैल्यू था वो वहां पे सिर्फ 1 बचा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब डबल कॉम्प्लीमेंट निकालो, f ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 6। अरे ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, f ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट 0 यही निकालना था ना बराबर, ये तो डबल कॉम्प्लीमेंट तक आ गए, बस x के जगह पे हमको क्या पुट करना है, 0, यही फंक्शन रहेगा, x के जगह पे अब बस हम 0 रखेंगे, लिखेंगे 12 0 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 0 प्लस 6, ये तो पूरा सिचुएशन क्या हो जाएगा 0, 24 इंटू 0 0 और ये प्लस में 6, हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 6। ये हो गया हमारा पेपर 2 खत्म आखिरकार, है ना। अब शुरू करेंगे पेपर 3, और पेपर 3 खत्म भी करेंगे यही वीडियो में। ठीक है, दिन के वीडियो में अपन रुक गए थे, थोड़ा वीडियो साथ नहीं दिया। चलिए सर आते हैं पेपर 3 पे, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आपके कौन से पेपर में है। देखिए लिखा है, इफ एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली इज ₹25,000, है ना, लिख लेता हूं जो जो भी चीजें गिवन है, एवरेज डिस्पोजेबल इनकम, एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली इन 2017 में उस फैमिली की इनकम थी 25,000। कितना था भाई, 25,000। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको थोड़ा घुमा फिरी दिख रहा होगा लेकिन है नहीं एक्चुअल में, देखो ना अभी मैं क्लियर करके देता हूं। और लिखा है कि and if the cost of living index number of that class for the year 2019 with the base year 2017 is 120, बोल रहा है कि 2019 में जो वैल्यू था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का इंडेक्स नंबर कितना था 120 बराबर। कौन से ईयर से कंपेयर कर रहा था, कौन से ईयर के बेस को लेके कर रहा था, 2017 का। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। तो जिस भी ईयर के साथ कंपेयर करेगा उसका वैल्यू कितना रहेगा 100 बराबर है। 2019 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना बताया 120 विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2017। 2017 के कंपेयर में 2019 कितना है 120, तो भाई 2017 कितना होगा, बेस कितना होगा 100, है ना, 100 इज द बेस। ओके चलिए शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेता हूं पहले। ये तो गिवन था, जो गिवन था उसको मैंने लिख दिया। लिखा एस्टिमेट द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ दैट क्लास इन द ईयर 2019। तो आप मुझे ये बताओ कि 2019 में ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग उसका कितना इनकम होना चाहिए बराबर। चलिए
2017 का इंडेक्स नंबर दिया है 100, 2017 का मेरे पास दो वैल्यू है, देखो ये दो वैल्यू है, और 2019 का सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया है। ठीक है, मैं बोलता हूं कि भाई अगर 100 का वैल्यू दिया हुआ है यहां 25,000, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 100 है तो इनकम कितना था 25,000। देखिए ना 2017 का इनकम कितना था 25,000। तो अगर ये 120 हो चुका है तो इनकम कितना होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे एवरेज डिस्पोजेबल इनकम इन 2019 में कितना इनकम होगा, मतलब 120 के बेस पे रख के देखें तो कितना इनकम होगा, है ना। निकालते हैं 25,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं सर, 0 0 0 0 कैंसल, इसको करेंगे तो 30,000 हो जाएगा ये तो, हाँ 30,000 बराबर है 25 इंटू 12 कर लेना ना, कैलकुलेटर निकाल लो क्या, एक मिनट रुको, एक मिनट वेट करना। वैसे तो 30,000 ही होना चाहिए, 250 इंटू 120, यस इट इज 30,000। ठीक है, वीडियो पे रहता हूँ तो थोड़ा ऐसा रहता ना कि गलत दे दूंगा तो मे बी आप गलती मिस्टेक कर दो। देखो था क्या, डिस्पोजेबल इनकम 2017 का दिया था 25,000 रुपया, है ना। फिर बोला कि 2019 का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, मतलब करंट ईयर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है वो कितना हो चुका है 120 विद रिस्पेक्ट टू 2017। तो मैंने बोला ठीक है, अगर 2019 120 है तो 2017 कितना रहा होगा 100, है ना। और मेरे को दो वैल्यू मिल चुका, देखिए 2017 का दो वैल्यू कि भाई 100 जब इंडेक्स नंबर था तो उसका इनकम कितना था 25,000, तो 120 जब इंडेक्स नंबर है तो उसका इनकम कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्रॉस में दो रहते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जो क्रॉस में एक रहता है सिंगल उसको नीचे लिखते हैं। देन एवरेज डिस्पोजेबल इनकम 2019 का कितना हो गया 30,000 हो गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ सर। ये पेपर में है ना काफी क्वेश्चंस आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी भाई। 32nd क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू फाइंड करो इफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 240, एस एक्स इज इक्वल टू 24 एंड एस वाई इज इक्वल टू 30। तो आर का वैल्यू फाइंड करो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आगे करूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आपके लिए काम मैं बता रहा हूं, आप वहां पे कमेंट बॉक्स में आंसर नंबर 32, आप इसको तुरंत सॉल्व करके आंसर नंबर 32 लिख के मुझे आंसर करके देंगे। जो भी आंसर है वो आप मुझे करके देंगे, ठीक है। तुरंत आंसर आपके बुक में कीजिए कि आर का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार हर पेपर में आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। आप गाला सॉल्व करें, व्रज सॉल्व करें या मार्बल सॉल्व करें, दैट डजंट मैटर, क्वेश्चन सिमिलर टाइप में ही रहते हैं, ठीक है। चलिए आप आंसर नंबर 32 का आंसर फटाक से वीडियो रोक के फटाक से आंसर दो, तो जल्दी इंतजार कर रहा हूं मैं, जल्दी। चलिए बढ़ते हैं आंसर नंबर 33 की तरफ। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया था सर कि हमारे पास मार्वल नहीं रहता है तो आप क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया कीजिए। तो हर जब भी मैं नया क्वेश्चन शुरू करूंगा ना तो उसके साथ में मैं वो क्वेश्चन को लगा दिया करूंगा थोड़े देर के लिए, है ना। थोड़े देर के लिए आपको विजिबल होगा, देन हटा दूंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा रोक के। ओके, बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन दिया है, इफ एक्स बार इज इक्वल टू 60, y bar is equal to 75, then sx square is to covariance of xy is equal to 5:3। तो बोला है कि भाई फाइंड करो रिग्रेशन लाइन, फाइंड करके दो इनको रिग्रेशन लाइन y on x, कुछ इस तरीके से बोला है हमको, ठीक है। रिग्रेशन लाइन y on x निकालने बोला। अच्छा, y on x मतलब क्या, y रिग्रेशन लाइन कुछ इस तरीके से निकलता है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स,
यही हमारा रिग्रेशन लाइन निकालने का y ऑन x के बेस पे, है ना। y ऑन x बोलेगा तो क्या, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसका ये सॉल्यूशन चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में इतना खचड़ पचड़ चालू हो गया कि सर किधर से a लाएंगा किधर से b लाएंगा, ये सब तो समझता ही नहीं मेरे को, तो समझता है, मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहला स्टेप b निकालेंगे। देखिए मेरे को ये वाला फॉर्मेट बड़ा मस्त दिख रहा है। अगर आप रिग्रेशन चैप्टर पढ़े होंगे तो b का एक फॉर्मूला बनता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर, बराबर। आर नहीं बोल रहा हूं, आर का फॉर्मूला था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, ये दूसरा चैप्टर, ये लीनियर कोरिलेशन चैप्टर, उसमें आर निकालने का ये फॉर्मूला था। सर बी निकालने का क्या फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। चलिए सर शुरू करते हैं। अच्छा एस एक्स स्क्वायर इज टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 5:3 है। जस्ट इसको उल्टे कॉन्सेप्ट से समझो तो ये बताओ 3/5 हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई एस एक्स स्क्वायर अपॉन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 5:3 है ना, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/5। जैसे a इज टू बी का वैल्यू दिया है 2:3, तो b अपॉन a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 नहीं होगा क्या। देखो ना b के जगह पे 3, a के जगह पे 2, b के जगह पे 3, a के जगह पे 2, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या है हमारा 3 और एस एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 5, बराबर। सिंपल लॉजिक। तो b इज इक्वल टू हो गया हमारा 3/5, दैट इज इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, ये हो जाएगा हमारा 0.6। b का वैल्यू आ गया। a का फॉर्मूला याद है, रिग्रेशन लाइन किए होंगे तो a निकालने का फॉर्मूला था y बार माइनस बी एक्स बार। ये मत बोलना नहीं आता है, बहुत मार खाओगे। y बार माइनस बी एक्स बार, y बार का वैल्यू गिवन है 75 माइनस b का वैल्यू आपने निकाल लिया 0.6, x बार का वैल्यू है 60। सॉल्व करते हैं भाई, 75 माइनस 6 6 36। ओके आप कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, मैं यहां पे डायरेक्टली कर दे रहा हूं। ये करोगे तो आपका a का वैल्यू आएगा 39, 9 6 15, हाँ बराबर 39। b आ गया, a आ गया। अब बताओ रिग्रेशन लाइन y ऑन x यही था ना। आइए जरा इसको रडार में लेते हैं। a का वैल्यू हो गया 39 प्लस b का वैल्यू है 0.6 और x नहीं दिया है हमको, यही तो बोला था कि रिग्रेशन लाइन बताओ क्या होगा। ये रहा y कैप इज इक्वल टू 39 प्लस 0.66, यही हमारा रिग्रेशन लाइन है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आया रिपीट करो इसको। चलिए सर अगला क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ऐसा लिखा है, जो भी क्वेश्चन रहता है पहले उसको उतार लेने का। p ऑफ x इज इक्वल टू c एक्स स्क्वायर प्लस x, ऐसा लिख के दिया है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है। देन लिखा है वेर x इज इक्वल टू, जहां पे x का वैल्यू क्या क्या है -2, कॉमा यही सामने लिख लेता हूं, वेर x इज इक्वल टू -2 देन 1, 2, बराबर। और फाइंड क्या करने बोला है, तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। किसका वैल्यू फाइंड करने बोला है, c का। ओके चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, बराबर है। ओके तो p ऑफ x दिया है। यहां पे ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी बनते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो यहां जितने भी x के वैल्यूज गिवन होंगे ना, उसके सारे के प्रोबेबिलिटी, हमेशा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है 1। मान लीजिए अगर इसके हिसाब से देखूं तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा, p ऑफ -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये तीनों का टोटल करने पे हमारा वैल्यू कितना आएगा 1। दिमाग में फिट करके रखेगा, यहां पे अगर 0 1 2 रहता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। ये जितने भी वैल्यूज होंगे ना उसके आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो उसके बाद उसका वैल्यू कितना आएगा 1। सर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। दैट मींस अगर इस बेस पे मैं बात करूं, अगर उस बेस पे मैं बात करूं तो यहां पे p ऑफ x कितना दिया था, p ऑफ x इज इक्वल टू c और x स्क्वायर प्लस x, मतलब p ऑफ -2, x के जगह पे -2 रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 निकल जाएगा, है ना। तो ऐसा c -2 का स्क्वायर प्लस 2, क्या किया समझ में आया।
क्या किया, लॉजिक समझ में आया क्या? P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ -2, ये देखो ना, -2, 1 और 2 का प्रोबेबिलिटी निकालना था ना, देखो ना, x के जगह पे -2 रख दिया, अब मैं x के जगह फिर बीच में क्या है, प्लस ऐसा लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, मतलब अब x के जगह पे क्या रखना है, 1। देखो c, देन ब्रैकेट चालू करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर है। ये मैंने स्क्वायर इसलिए ये ले लिया ताकि ये लेके चल रहा है, नहीं तो ये नॉर्मल स्क्वायर लगाना था मुझे, ठीक है। देन उसके बाद फिर प्लस p ऑफ 2, x के जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, x का जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लिखूंगा, तो इधर सब 2 आ जाएगा, x के जगह पे c, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1। देखो भाई ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, ये वैल्यूज को इसमें लाके पुट किया, है ना, एक एक करके पुट किया, और तीनों का प्लस करने पे हमारा वैल्यू कितना आएगा, 1। ये तय है, प्रोबेबिलिटी हमेशा टोटल 1 होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 + 2 6c हो जाएगा, ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6c प्लस 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, 1 + 1 2, और इनटू में c है, 2c हो जाएगा ये, है ना, प्लस एक मिनट वेट अ मिनट, क्या क्या वैल्यू था एक बार वेरीफाई करने दो। सॉरी, यहां पे मेरे को एक वैल्यू लिखने में मिस्टेक हुआ है, यहां ध्यान देते हैं, इसको छोड़ो अभी फिलहाल। ये सारे वैल्यूज हमने लिख लिए, लेकिन हमने एक वैल्यू यहां पे गलत लिखा, x के जगह पे है ना 2 लिख दिया, ये क्या रहेगा हमारा, -2 बराबर है, ये -2 रहने वाला है, सॉरी हाँ मैंने 2 लिख दिया। चलिए तब हम सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा भाई, 2 2 = 4 हो गया, ये 4, और ये प्लस माइनस, तो 4 - 2 कितना आएगा, 2, 2c। इसको सॉल्व करके बताऊं क्या पूरा, चलिए सॉल्व करके बता देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। c ये हो गया, 2 2 = 4, प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2, है ना, 4 में से 2 जाएगा तो कितना, 2, देन ये हो जाएगा हमारा 2c प्लस, इसका तो नॉर्मल था, 1 1 = 1 प्लस 1 2c, यहां पे आते हैं प्लस 2 2 = 4, 4 में प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6c इज इक्वल टू 1। आई होप यहां तक क्लियर है। 2c + 2c + 6c, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, 10c इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/10, है ना। अगर ये बेसिक कैलकुलेशंस नहीं आते ना तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं कई बार देखा हूं ना कि ये ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो कई बच्चे फंस जाते हैं, है ना। तो थोड़ा अगर आपको रिपीट करना पड़े तो रिपीट कर लीजिए, लेकिन इसको अच्छी तरीके से सीख लीजिए, फिर बढ़ूंगा मैं आगे। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल x इज डिफाइंड एज अंडर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, ऐसा दिया, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, आज ही मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया था क्लास में, कांस्टेंट मतलब यहां पे रहता है ना 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर देन रूट के अंदर 2 पाई होता है ना। आप पढ़े होंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आया होगा आपका e का पावर -1/2, देन ब्रैकेट में x - 25/10 का पावर 2, ऐसा दिया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको एकदम एग्जैक्ट जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो चीज मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना वो 1 मार्क में या एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसका मैं पहले आपको नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन बता देता हूं, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू रूट 2 पाई, ऐसा करके रहेगा, इनटू, और इसको कांस्टेंट माना जाता है। देखिए ना डायरेक्ट इसने कांस्टेंट लिख दिया, अपन ये लिख के चलेंगे क्योंकि ये सबके वैल्यूज रहते हैं इसलिए इसको कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है, ये फिक्स रहता है। इनटू रखेंगे, इनटू में आता है हमारा e, और e का पावर बनता है 1/2, इसके ब्रैकेट में आता है, मतलब -1/2 के मल्टीप्लाई में जाता है x माइनस म्यू, म्यू बोले तो मीन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। इससे हम कंपेयर करके इसमें से कुछ वैल्यूज ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों का ये पॉइंट क्लियर रहेगा ना तो ये वाला आसानी से निकल जाएगा, अगर वो पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन गिवन क्या है
है ना। तो यहां पे ये वाला फॉर्मेट पहले आप रुक के थोड़ी देर के लिए इसको रिमाइंड कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अभी का क्वेश्चन सिर्फ करने के लिए नहीं, आपको आगे भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपके दिमाग में रहे, है ना। तो देखते हैं सर, अब यहां ध्यान देते हैं, कांस्टेंट है इंटू ई का पावर -1/2, ठीक है, एक्स माइनस म्यू, म्यू के जगह पे क्या दिया हमको 25, ओके, मतलब हमारा मीन कितना हो गया भाई 25। मैं क्वेश्चन के थ्रू इससे कंपेयर करके यहां से मैं वैल्यू उठा रहा हूं, है ना। मीन का वैल्यू कितना हो गया हमारा 25, ओके, अपॉन 10, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हो गया मेरे पास 10, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना हो गया 10, मैंने लिख लिया, ठीक है। म्यू मीन वही पॉइंट रहेगा, है ना। म्यू का भी वैल्यू मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वैल्यू। ये दो वैल्यू मुझे कैसे मिला, जब मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर था, नहीं तो ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग के बाहर था, है ना। ये पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या है और क्या निकालेंगे हम, है ना। तो यहां पे हम जो ये क्वेश्चन के थ्रू हम वैल्यूज निकाल पाए, वो म्यू का वैल्यू 25 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 10 आ गया। आई होप कि यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है हमको कि आप थर्ड क्वार्टाइल निकाल के दो। क्या क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या है दिया है, थर्ड क्वार्टाइल निकाल के दो, थर्ड क्वार्टाइल, है ना। थर्ड क्वार्टाइल निकालने बोला है। थर्ड क्वार्टाइल दैट मींस क्या, Q3 निकालने बोल रहा है। दो पार्ट में बांट देता हूं, अगला जो क्वेश्चन करूंगा मैं इधर करूंगा। थर्ड क्वार्टाइल का मतलब क्या निकालने बोला है हमको, Q3। और Q3 का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के लिए, तो Q3 का फॉर्मूला होता है म्यू प्लस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये होता है हमारा Q3। तो आज के बाद कभी भी आपको Q3 का वैल्यू निकालने बोला जाए, है ना, तो दिमाग में रखना फॉर्मूला म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस 0.675। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो यहां से हमने म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू निकाल लिया। अब वो जो पूछ रहा है उसमें भी थोड़ा लॉजिक मतलब आपको वो चैप्टर पढ़ना था, याद करना था चीजें, है ना। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देता, अभी से एक साथ सर्च करेंगे ना, तो वीडियो नंबर 1 से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कीजिएगा, इस सबके लिए काम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर हम स्किप नहीं कर रहे हैं। 4-4 मार्क वाले में 2 क्वेश्चन बनता है ना। 8 मार्क का उधर हो गया, इधर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है प्लस 1 सेंटेंस एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। Q3 निकालने बोला था, Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। म्यू हमारे पास है 25 प्लस 0.675, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना है भाई 10, बराबर है। लिख लेते हैं 25 प्लस 6.75 करेंगे तो कितना आ जाएगा 31.75। ये हो गया हमारा Q3, ये क्या हो गया हमारा Q3, ओके। अगला जो क्वेश्चन बोला है निकालने के लिए, वो बोला है कि सर जी क्वार्टाइल डेविएशन निकाल के दीजिए, क्वार्टाइल डेविएशन, है ना। तो जैसे Q3 निकालने का हमारा फॉर्मूला था इसमें, उसी तरीके से QD भी निकालने का फॉर्मूला है। QD क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। लिख लीजिए और दिमाग में फटाक से रिपीट कीजिए, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है सर 10, क्या आ गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन 20/3। देख लीजिए सर, अब यही क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई क्वार्टाइल डेविएशन कभी निकालने बोलेगा तो 2/3 और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल निकालने बोलेगा तो म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलिए इसका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा भाई, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे पेपर में। चलिए सर बढ़ेंगे आंसर नंबर 36 की तरफ, जो क्वेश्चन को हम मार्क कर लेते हैं क्या है, और मैं कोशिश करूंगा ना एक आध क्वेश्चन इसमें से मैं स्किप करूं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन स्किप करेंगे, रीजन इज कि थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है, 43 मिनट का वीडियो बन चुका है ना। क्वेश्चन दिया है इफ x माइनस 10 लेस देन k1 इज इक्वल टू k2 कॉमा 10.01 इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 36, है ना। ये क्वेश्चन गिवन है और मुझे बोला है कि k1 का वैल्यू निकाल के दो और k2 का वैल्यू निकाल के दो, बराबर। तो हम क्या निकालना है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, शुरू में मुझे क्या गिवन है वो देखूंगा। ये फॉर्मेट आपको जाना पहचाना दिख रहा है क्या, x माइनस ए लेस देन डेल्टा, बराबर। तो a का वैल्यू मिल गया मुझे 10, a का वैल्यू कितना मिल गया मुझे 10। अब आते हैं इस पे,
ये फॉर्मेट हमारा कौन सा इंटरवल फॉर्म में है ना, इधर a माइनस डेल्टा रहता है और इधर कौन रहता है a प्लस डेल्टा। लिखूंगा यहां पे a प्लस डेल्टा का वैल्यू दिया है 10.01। अब ये दोनों को यूज करके बताइए a का वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं मैं और डेल्टा का वैल्यू ला सकता हूं, है ना। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, तो हम कैसा करेंगे, 10 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01, तो डेल्टा इज इक्वल टू 10.01 माइनस 10, क्या आ जाएगा सर, 0.01। ये डेल्टा आ गया, ए का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उस पे आते हैं, है ना। ए और डेल्टा आने के बाद एकदम आप बिंदास हो जाइए, एकदम बिंदास हो जाइए, अब क्वेश्चन पे चले जाइए। अब चाहे बोलिए सरकार आपको क्या चाहिए, वो बोले थे हमको K1 का वैल्यू दीजिए, मैं बोलूंगा K1 मतलब तेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन डेल्टा का वैल्यू चाहिए, ये ले भाई 0.01। आपको क्या चाहिए सर, K2 का मतलब क्या, a माइनस डेल्टा, देखिए ना यहाँ पे a माइनस डेल्टा ही रहता ना इंटरवल फॉर्म में, तो 10 माइनस 0.01 आंसर आएगा हमारा 9.99। आप कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, बिंदास कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। ये आंसर नंबर हमारा है 36, बढ़ेंगे 37 की तरफ से। चलिए 37 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 क्वेश्चन कुछ हमको इस तरीके से दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 3, x का पावर 5 माइनस 243 अपॉन x माइनस 3, बराबर। फाइंड करने बोला है हमको, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, आपको ऐसा दिल से फील हो रहा होगा कि शायद सर करा देंगे, नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन, मैं नहीं कराऊंगा, आप करोगे। मैं पिछले पेपर 2 कराते टाइम पे मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूं आपको, वो वही फॉर्मेट में x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a वाला फॉर्मेट में यूज करके कंप्लीट करो। नहीं आता तो लिमिट का जाके वीडियो कंप्लीट करो, है ना। ये वाला क्वेश्चन का आप आंसर मुझे ये रोको, अगर आपको आता है तो तुरंत रोको, और रोकने के बाद यहां पे ऐसा आंसर नंबर 37 में ये आंसर होगा सर, लिखो, है ना। रोको और वहां पे कमेंट में आंसर ठोको, फटाक से आंसर ठोको, ठीक है। बढ़ते हैं आंसर नंबर 38 की तरफ। चलिए आंसर दे दिया। अब आप देखिए क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x माइनस 7x स्क्वायर, ये हमको फंक्शन दिया हुआ है ना। फिर बोला कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कौन से वैल्यू को बोला है, x, जब x का वैल्यू -4 है, क्या बोला, जब x का वैल्यू -4 है तब, और जब x का वैल्यू 4 है तब। बताइए ये करने पे आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो बताइए, और ये करने पे आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो बताइए, है ना। अब दिमाग खराब हो गया, क्या करें सर, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे को फंक्शन दे दिया गया इस तरीके से, y मतलब यहाँ पे f ऑफ x लिख सकते हो भाई, y बोले तो f ऑफ x अपना दोस्त है, y और f ऑफ x अपना दोस्त है ना। फंक्शन ऑफ x गिवन है, ये हमारे को पूरा दे दिया गया इक्वेशन। देन बोला कि x इज इक्वल टू -4, यहां पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो बताइए, और x इज इक्वल टू 4 यहां पे भी बताइए कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज पता करने का ये तरीका होता है कि फंक्शन ऑफ x कॉम्प्लीमेंट, मतलब फंक्शन ऑफ x कॉम्प्लीमेंट इज, अगर लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। और फंक्शन ऑफ x का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो रहा है सर, इंक्रीजिंग। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं फंक्शन ऑफ x मतलब यहां पे जो भी वैल्यू रखूंगा, अगर वो वैल्यू निकालने के बाद अगर लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग, और अगर मोर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, बराबर। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझा पाऊं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा f ऑफ x में डायरेक्ट तो इसका वैल्यू नहीं रख के चेक कर सकता हूं, क्योंकि रूल क्या बोला है, x का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, बराबर, x का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो पहले तो इसका एक स्टेप हमको आगे जाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा f ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो जाएगा 0, हटाओ, यहां क्या बचेगा 2 माइनस 7 2 14x, बराबर। f ऑफ x
का कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास, देखिए एफ ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे, अगर -4 वैल्यू पुट करने के बाद लेस देन 0 आएगा डिक्रीजिंग, अगर मोर देन 0 आएगा तो इंक्रीजिंग। अब रख के चेक करो, देखो एफ ऑफ -4 बराबर, तो ये अगर रखेंगे तो 2 - 14 और ये हो जाएगा -4 बराबर। तो 2 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करना है ना इसको, माइनस माइनस 14 4 जा 56 प्लस 56, बताइए ये क्या हो गया हमारा 58। तो इस केस में क्या बताएंगे हम कि ये वाला जो है वो क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग, क्योंकि 58 इज ग्रेटर देन 0। लॉजिक क्लियर, ओके। यहां पे आते हैं सर, एफ ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट तो हम निकाल चुके हैं, बस उसमें 4 का वैल्यू रख के देखना। एफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट 4 इज इक्वल टू एक्स जहां पे है वहां पे 4 कर दो, 2 - 14 इंटू 4, 2 - 14 4 जा 56, साइन माइनस का ही रहेगा, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा -54। बताइए -54 जो है वो लेस देन 0 है कि नहीं, 0 से छोटा है, तो ये जो आंसर आएगा वो क्या बोलेंगे हम, डिक्रीजिंग बराबर। ये क्या है, डिक्रीजिंग। रिपीट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को वापस से रिपीट कीजिएगा, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, 39, टाइम बहुत हो रहा है, 50 मिनट हो चुका है इसमें, 51 मिनट। लास्ट का जो क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से दिया है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, then find for which value of x f of double complement x is equal to 52। ऐसा करके क्वेश्चन दिया। सर ऐसा करके क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, f of x दिया है, f of x का फंक्शन ये देखो ना, ये दिया ना, फंक्शन ऑफ x दिया है हमको, तो फंक्शन ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, फिर यहां पे वो वैल्यू रख के इज इक्वल टू 52 कर लेंगे। देखते हैं भाई, पहले फंक्शन ऑफ x कॉम्प्लीमेंट, पहले सिंगल कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये पहला कॉम्प्लीमेंट हो गया। दूसरा कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप, 24x प्लस 4, बताइए f ऑफ x डबल कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आ गया कि नहीं, 24x प्लस 4। अब इस पे आओ, वैल्यू पुट कर दो, इसके जगह पे लिख देंगे हम 24x प्लस 4 इज इक्वल टू में क्या दिया है हमको 52। क्या किया हमने, f ऑफ x दिया था, f ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, बोला कि भाई f ऑफ x डबल कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या है 24x प्लस 4, उसको यहां ले जाके रख दिया, देन इज इक्वल टू में क्या करना है 52 निकालेंगे। 24x इज इक्वल टू 52 माइनस 4, ये वाली वैल्यू प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस, तो 24x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू हो जाएगा 48 अपॉन 24, दैट इज आंसर विल बी 2। लॉजिक क्लियर, नहीं आया रिपीट कर लो, है ना, अपने पास टाइम है, रिपीट कर लेंगे। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं नहीं चाहूंगा कि आपका और टाइम जाए इसमें, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें मैं पेपर 4 एंड पेपर 5 का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। स्टैट्स में मेरे को थोड़ा अच्छी तरीके से क्लैरिटी चाहिए, स्टैट्स में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग फंसो, और मेहनत करते रहो, ठीक है, मेहनत एकदम रुकना नहीं चाहिए। और टेस्ट एकदम 8 तारीख को, 8/1/2025, 8 जनवरी 2025 को आप एकदम टाइम पे टेस्ट के लिए वहां पहुंच जाओगे, ठीक है, 10:30 पे। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में।